ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहाँ पे आपने और मैंने जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करा था और उसके हम लोगों ने दो फैक्टर्स दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर हम लोगों ने उसको डिस्कस करा था। अब बेटा हम लोग आज जो है ना वो थर्ड फैक्टर को डिस्कस करेंगे दैट इज कॉन्सेंट्रेशन के भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन का बेसिकली बेटा मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे ना तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के अंदर कम हो जाएंगे। ये ज़्यादा लिक्विड्स के अंदर होता है। लेकिन मैं आपको ना इसकी मतलब एक मिसाल दूंगा आपको सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, वो मिसाल लिक्विड से लिंक नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की एक जो है ना वो एग्जाम्पल दूंगा, आप उसको उस तरह से याद कर लेना। ठीक है, सो लेट्स से एग्जाम्पल है कि भाई लेट्स से मेरे पास ये जो है ना वो एक कंटेनर है। लेट्स से सो ये मेरे पास एक कंटेनर था, मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास एक कंटेनर था, ठीक है, और ये मेरे पास एक और कंटेनर था, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो हम लोग दोनों बना लेते हैं ज़रा। इस डायग्राम को थोड़ा सा नीचे करते हैं तो हम समझ सकेंगे। सही है, अच्छा तो मेरे पास ना बेटा ये दो कंटेनर्स हैं, सही है, और लेट्स से कि मेरे पास जो है ना इन दोनों के अंदर ना बेटा वाटर लेवल है। ठीक है, वाटर मेरे पास है दोनों के अंदर, मेरे पास दोनों के अंदर पानी है। सही है, अब होता क्या है कि लेट्स से मेरे पास लेट्स से ए है, सही है, और ये मेरे पास बी है। मेरे पास इसके अंदर बेटा 100 ml ऑफ वाटर है, सही है, और मेरे पास जो राइट वाला है इसके अंदर मेरे पास 100 ml ऑफ वाटर है। सही है, अब क्या करना है हमें, अब ना हम लोग दोनों के अंदर ना शुगर डालते हैं। सही है, लेकिन होता क्या है कि मैं जो ना भाई इसके अंदर मैं डालता हूँ 2 ग्राम्स ऑफ शुगर या 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर कह लो। ठीक है, तो मैं 2 ग्राम्स या 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर जो है ना वो इसके अंदर डालता हूँ। सही है, सो लेट्स से मैं जब 2 ग्राम्स ऑफ शुगर डालता हूँ तो इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स हैं। सही है, अब ये जो राइट वाला है ना इसके अंदर बेटा मैं डालता हूँ 10 ग्राम्स ऑफ शुगर। सही है, तो जब मैं 10 ग्राम्स ऑफ शुगर डालूंगा तो इसके अंदर पार्टिकल्स कुछ ज़्यादा होंगे। तो जब ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो इसको हम लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स क्राउडेड है, तो मैं ये कहूँगा। अच्छा, अब अगर आप ये बात देखो यहाँ पे तो आपको बेटा ये बात समझ आनी चाहिए, यहाँ पे इस डायग्राम से आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मेरे पास दोनों के अंदर वॉल्यूम जो है ना वो सेम था। ठीक है, मेरे पास दोनों के अंदर पानी का वॉल्यूम जो था वो बिल्कुल सेम था। मैंने लेकिन इसके अंदर बेटा 2 ग्राम्स ऑफ शुगर डाली और मैंने इसके अंदर 10 ग्राम्स ऑफ शुगर डाली। बेसिकली मैंने क्या करा कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं लिक्विड्स की एग्जांपल नहीं दे रहा क्योंकि लिक्विड्स की एग्जांपल थोड़ी सी मुश्किल होती है समझाना, तो मैं आपको सॉलिड्स के अंदर एग्जांपल दे रहा हूँ कि बेटा मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने कॉन्सेंट्रेशन समझ लो मैंने शुगर की इंक्रीज कर दी। ये समझ लो कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी, शुगर की इंक्रीज कर दी। अब क्या हुआ इससे कि जब बेटा मैंने ज्यादा शुगर डाली तो उससे शुगर के पार्टिकल ज्यादा हुए पानी के अंदर। जब शुगर के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज करने से पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो गए। पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होने का क्या मतलब है कि उतने ही वॉल्यूम के अंदर जितना पहले था मेरे पास वॉल्यूम, उतने ही वॉल्यूम के अंदर बेटा अब मेरे पास पार्टिकल्स ऑफ शुगर क्या है, ज्यादा है। जब पार्टिकल्स ऑफ शुगर मेरे पास उतने ही वॉल्यूम के अंदर ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये पार्टिकल्स जो पहले कोलिजन होंगी अब उसके मुकाबले भाई हमारे पास कोलिजन अब ज्यादा हो सकती है क्योंकि भाई मेरे पास उतनी जगह के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, उतने ही पानी के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स हैं। तो जब ज्यादा पार्टिकल्स है तो उनके पास स्पेस कम है, तो उनके पास स्पेस कम है तो वो वापसी कोलाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जो राइट वाला बीकर है यानी जो बी बीकर है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास बेटा कोलिजन के चांसेस ज्यादा है, यानी मेरे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का भी मतलब बताया ना कि तादाद, कोलिजन की तादाद अब ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज क्लोज है, तो यानी चांसेस ज्यादा है पार्टिकल की कोलिजन के। और हमें ये बात पता है कि जब भी कोलिजन बढ़ती है तो हमारे पास बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपके पास जब भी कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर आएगा तो आप क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगी और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो बेटा ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। यहां भी मैं यही बात बोलूंगा कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल का वर्ड बिल्कुल नहीं लिखना। बच्चे ये गलती करते हैं कि एक ही वर्ड का रट्टा लगाते हैं और बच्चे समझते हैं कि भाई ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल का वर्ड लिखेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का वर्ड आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे जो ना हम लोग पार्टिकल्स की एनर्जी नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ कोलिजन बढ़ रही है। जहाँ पे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है ना वहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल का वर्ड आता है।
ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर था। कॉन्सेंट्रेशन के फैक्टर में भी बेटा हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कम होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हमारे पास बेटा फोर्थ फैक्टर है, एंड द फोर्थ फैक्टर दैट वी हैव इज सरफेस एरिया। अब बिफोर वी गेट इनटू सरफेस एरिया से बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात समझनी है, ठीक है। देखो बेटा सरफेस एरिया का क्या मतलब है। सरफेस एरिया का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर हम लोग जो है ना हम लोग लेट्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ाते हैं ना, सरफेस एरिया का मतलब समझ लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए एक की, ठीक है। की क्या है कि बेटा जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे ना, जब भी क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, तो इसका मतलब आपने सरफेस एरिया सक्सेसफुली बढ़ा दिया। जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपोज्ड हो गए, तो यानी आपने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। इसको इन शॉर्ट एक बात कहता हूँ, इन शॉर्ट क्या बात कहता हूँ मैं, इन शॉर्ट ये बात कहता हूँ कि भाई अगर तुमने साइज ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जिसका तुमने साइज बढ़ा दिया है, तो तुमने सरफेस एरिया जो है ना वो कम कर दिया है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये आपने कैसी बात करी, सब साइज बढ़ाया तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना, सरफेस एरिया कम कैसे हो गया, अभी समझाता हूँ। और अगर उल्टा कर दूं मैं कि भाई साइज अगर तुमने सब्सटेंस का कम कर दिया है, अगर तुमने साइज सब्सटेंस का कम कर दिया है तो सरफेस एरिया तुम्हारे पास बढ़ गया। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ये बात समझते हैं। देखो यार एक मिसाल है तुम्हारे पास कि लेट्स से तुम्हारे पास ये एक था लंप ऑफ शुगर, ये क्या था तुम्हारे पास, लंप ऑफ शुगर था, ठीक है। और एक तुम्हारे पास ना बेटा ये भी लेट्स से 10 ग्राम्स का था, ठीक है, लेट्स से ये भी तुम्हारे पास 10 ग्राम्स का था, ठीक है। और तुम्हारे पास ना एक कंटेनर के अंदर तुम्हारे पास पाउडर्ड शुगर पड़ी हुई थी, ठीक है। तुम्हारे पास क्या पड़ी हुई थी, एक कंटेनर के अंदर पाउडर्ड शुगर पड़ी हुई थी। तो इसके अंदर भी ना पाउडर्ड शुगर के अंदर भी तुम्हारा जो मैस था ना वो भी 10 ग्राम्स था। अब होगा क्या इससे, अगर तुम यहाँ पे देखो तो बेटा लंप ऑफ शुगर है ना उसके अंदर पार्टिकल्स एक्सपोज्ड कम है, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है। इसके अंदर क्योंकि पाउडर्ड है ना तो हर पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्रश हुआ है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो इस वजह से बेटा मैं इसका कहूंगा कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है। ये सरफेस एरिया की बात बेटा हम लोग नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पार्टिकल्स से बात करते हैं कि भाई इसके अंदर पार्टिकल्स एक्सपोज्ड ज्यादा है, तो इस वजह से मैं इसका सरफेस एरिया ज्यादा कहूंगा। और इसके क्योंकि पार्टिकल्स एक्सपोज्ड कम है ना, अब जैसे लंप ऑफ शुगर है ना तो उसके सिर्फ सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वही एक्सपोज्ड है, बाकी जो अंदर लंप के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक्सपोज्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका सरफेस एरिया मेरे पास कम हुआ। बात समझ आ रही। तो बेटा ये बात याद रखना कि जब भी मैं बात करूं कि यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो बढ़ गए तो इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया, या अगर मैं किसी सब्सटेंस का साइज बढ़ा दूं तो ये बात याद रखना कि सरफेस एरिया कम हो गया। बच्चे क्या मिसकंसेप्शन रखते हैं कि भाई अगर किसी भी सब्सटेंस का साइज बढ़ गया है यानी अगर अब मैंने साइज बढ़ा दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सरफेस एरिया बढ़ गया। भाई गलत बात है। सरफेस एरिया सिर्फ तब बढ़ेगा जब तुम किसी भी सब्सटेंस का साइज छोटा कर दो, यानी तुम उसको बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्रश कर दो, तो तुम्हारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सही है। अब इसकी मिसाल समझते हैं कि भाई सरफेस एरिया बढ़ाना तो हमें समझ आ गया कि भाई सरफेस एरिया बढ़ाने का मतलब है कि भाई पार्टिकल्स के साइज कम कर दो, छोटा कर दो पार्टिकल्स को। तो अब ये तो हमने बात समझ ली, लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट है अब जरा वो बात समझते हैं। तो जरा तुम लोग को ना ये बातें पता होनी चाहिए, ये बातें तुम्हारे पास बड़ी की हैं, ये बातें तुम लोग को लाजमी पता होनी चाहिए, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब लेट्स से हम लोग जो है ना ये बात समझते हैं कि भाई सरफेस एरिया का रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। तो यहाँ पे बेटा मैं एक यही वाली एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से इसी तरह से ना एक एग्जाम्पल तुम्हारे को लिंक करके देता हूँ मैं। सो लेट्स से इस दफ़ा जो है ना क्या फ़र्क था कि यहाँ पे अब ये ज़रा पार्टिकल्स थोड़े ख़राब हो गए मेरे, तो लेट्स से मैं इसको सही कर लेता हूँ। सो लेट्स से हमारे पास ये दो बीकर्स हैं, बीकर्स नहीं सॉरी दो कंटेनर्स हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों के अंदर 100 ml ऑफ वाटर है। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से मेरे पास ये वाला जो 100 ml ऑफ वाटर वाला है ए है मेरे पास और एक मेरे पास बी है। मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो था मेरे पास ए वाला, इसके अंदर बेटा मैंने 10 ग्राम्स ऑफ लंप ऑफ शुगर डाल देता हूँ। मैं 10 ग्राम्स ऑफ लंप ऑफ शुगर जो है ना वो इसके अंदर डाल देता हूँ। जब मेरा 10 ग्राम्स ऑफ लंप ऑफ शुगर जाएगा तो वो कुछ इस तरह का लंप होगा, ठीक है।
सो लेट्स से 10 ग्राम्स ऑफ लंप ऑफ शुगर मेरे पास इसके अंदर आ गया, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला मेरे पास बीकर है ना बेटा, इसके अंदर मैं 10 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड शुगर डालता हूँ। मैं इसके अंदर 10 ग्राम्स ऑफ क्या डालता हूँ, पाउडर्ड शुगर डालता हूँ। अब जब मैं पाउडर्ड शुगर डालूंगा तो जाहिर सी बात है इसके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि इस तरह से क्रश हुए हुए होंगे, और वो 10 ग्राम्स है ना वो आसानी से इधर उधर घूम जाएंगे। अच्छा, अब ज़रा आप एक बात समझो कि बेटा जब ये पार्टिकल्स मेरे पास क्रश्ड हैं यानी जब पाउडर्ड हैं, तो आप इसके अंदर देखो तो मेरे पास ज़्यादा पार्टिकल्स बेटा एक्सपोज्ड है। मेरे पास क्या है, ज़्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज्ड है। लेकिन जब मैंने लंप डाला है ना तो मेरे पास पार्टिकल्स है ना बेटा वो कम एक्सपोज्ड है। मतलब मेरे पास जो पार्टिकल्स एक्सपोज है ना वो सिर्फ इसकी सरफेस के ऊपर है। यानी अगर मेरे पास एक लंप है, ये मेरे पास एक लंप है, तो इसकी सिर्फ जो सरफेस होगी ना उसके पार्टिकल्स मेरे पास एक्सपोज्ड होंगे। लेकिन जब मेरे पास पाउडर्ड शुगर है ना बेटा, तो पाउडर्ड शुगर में क्या है कि मेरे पास सारे पार्टिकल्स एक्सपोज्ड है। मतलब उसके हर पार्टिकल का छोटा छोटा हिस्सा जो है ना मेरे पास एक्सपोज्ड है। तो उससे होगा क्या कि जब ज्यादा पार्टिकल्स एक्सपोज्ड होंगे तो इसका मतलब है कि बेटा हमारे पास इस वाले के अंदर पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा है, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सपोज ज्यादा है तो पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा हो गई इनडायरेक्टली। जब पार्टिकल्स की तादाद ज्यादा है तो बेटा वापसी ये इसके अंदर कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे। इस वाले के अंदर यानी बी बीकर के अंदर, बी कंटेनर के अंदर हमारे पास कोलिजन के चांसेस बेटा ज्यादा होंगे। और जो हमारे पास जिसके अंदर लंप ऑफ शुगर है इसके अंदर बेटा कोलिजन के चांसेस हमारे पास कम होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स एक्सपोज्ड ही कम है। समझ आ रही बात? तो बात याद रखना कि जब भी तुम सरफेस एरिया बढ़ाओ तो पार्टिकल्स एक्सपोज्ड पर यूनिट वॉल्यूम बेटा ज्यादा हो जाएंगे। पार्टिकल्स एक्सपोज्ड क्या हो जाएंगे, हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स एक्सपोज ज्यादा हो गए तो उसकी वजह से बेटा हमारे पास एक चीज के चांस बढ़ेगा, विच इज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जब भी बढ़ेगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये चीज तुम लोग को इस एग्जाम्पल से याद रखनी है कि भाई हम लोगों ने एक बात करी कि यार एक लंप ऑफ शुगर था और एक मेरे पास पाउडर्ड शुगर थी, दोनों मैंने सेम मैस के अंदर डाली थी, दोनों मैंने 10 ग्राम्स डाली थी। तो लेकिन जब लंप ऑफ शुगर होगा तो उसके अंदर पार्टिकल्स एक्सपोज कम होंगे, तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन के चांसेस भी कम होंगे मेरे पास। लेकिन जब मेरे पास शुगर पाउडर्ड फॉर्म में होगी तो उसके अंदर कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी तुम्हारे पास सरफेस एरिया का फैक्टर है तो तुम क्या बोलोगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से पार्टिकल्स एक्सपोज ज्यादा होंगे, पार्टिकल्स एक्सपोज्ड ज्यादा होंगे, उसकी वजह से हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास क्या चीज ज्यादा हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। तो ये पूरी चेन है जिसके अंदर वापसी अगेन मैं यही बात कर रहा हूं कि कीवर्ड्स है बेटा जो मैंने येलो से हाईलाइट करे हुए कि तुम्हें मिस नहीं करने, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी मैं यही बात करूंगा, तो मैं यहाँ भी बेटा एक यही बात करूंगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन है ना, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे ऑफ का वर्ड मिस कर दिया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन जो है ना हमारे पास, यहाँ पे तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल का वर्ड यहाँ भी मत लिखना। तुमने अगर यहाँ लिखा वर्ड तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। तो यहाँ मैं तुम लोग को सिर्फ एक बात बताई थी कि सिर्फ ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल का वर्ड है ये हमारे पास सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट के फैक्टर में आएगा, ये ना ही प्रेशर में आएगा, ना ही कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, और ना ही सरफेस एरिया के अंदर आएगा। सही। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि भाई हम लोग जब भी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो ये बात देख लो कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और जब भी हमारे पास सरफेस एरिया कम होगा तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि भाई हमारे पास इनका डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये तुम लोग को बात पता होनी चाहिए, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सरफेस एरिया जब भी बढ़ाएंगे तो साइज ऑफ सब्सटेंस कम होता है, सरफेस एरिया तब बढ़ेगा जब साइज ऑफ सब्सटेंस जो है ना हमारे पास कम होगा। तो ये बातें तुम लोग को पता होनी चाहिए, उसकी मिसालें तुम लोग को मैंने दे दी, यहाँ पे तुम लोग याद कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट इससे ले सकते हो। अच्छा, अब बेटा हमारे पास जो लास्ट फैक्टर है ना दैट इज कैटलिस्ट, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या होता है जरा हम लोग इस बात को समझते हैं। सो लेट्स से ये हमारे पास पुरानी चीज़ें थी, मैं इन सब चीज़ों को ना छोटा कर देता हूँ और मैं इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि हम जरा कैटलिस्ट के फैक्टर को समझ सकें। सो लेट्स से हमारे पास बेटा कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम भी कहते हैं, सही है, बायोलॉजिकल टर्म है इसकी एंजाइम, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास, कैटलिस्ट बेटा हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि ना रेट ऑफ रिएक्शन को ना बस तेज करता है। इसको डालने से रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा, इसको हटाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना नॉर्मल हो जाएगा बस। तो कैटलिस्ट का जब भी फैक्टर आएगा ना तो तुम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि भाई कैटलिस्ट ना हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ बढ़ाता है। तुम लोग को ये बात हमेशा पता होनी चाहिए, जब भी कैटलिस्ट डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा। जब भी कोई कैटलिस्ट डालेंगे किसी रिएक्शन के अंदर तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो कैटलिस्ट वो फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इंक्रीज ही करता है, डिक्रीज तो करता ही नहीं है।
अच्छा, अब कैटलिस्ट क्या करता है बेसिकली? कैटलिस्ट बेटा एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी थी जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। जैसे कि हम लोगों ने ये वाली एग्जांपल देखी थी, तो हम लोगों ने बात करी थी कि भाई N2+3H2 वाला जो रिएक्शन है, इसको स्टार्ट करवाने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए? 10 जूल्स चाहिए थी। कैटलिस्ट क्या करेगा कि भाई कैटलिस्ट जो है ना तुम्हारी इस एनर्जी जो 10 जूल्स पहले चाहिए थी तुम्हें, इस 10 जूल्स ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा बेटा इनटू लेट्स से 5 जूल्स, कि भाई अब रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए? 5 जूल्स चाहिए। तो इसका मतलब से क्या कर, इसने एनर्जी को लोअर कर दिया। जितनी एनर्जी तुम्हें पहले रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए थी, अब उस एनर्जी को इसने कम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसने अब रिएक्शन स्टार्ट करना और आसान बना दिया। मतलब पहले अगर नाइट्रोजन को 10 जूल्स एनर्जी चाहिए तो अब इसको सिर्फ 5 जूल्स चाहिए रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो अगर इसको 5 जूल्स मिलेगी तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी क्या करता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्यों? ये कैसे करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज? तो तुम्हें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए इसके अंदर, कि भाई कैटलिस्ट हमारे पास हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, यानी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन उसको कम करता है, और उसको एक ऑल्टरनेटिव पाथवे क्रिएट करके देता है। अब ऑल्टरनेटिव पाथवे का क्या मतलब है? जब हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सीखेंगे ना बेटा, तो उसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि भाई हमारे पास ऑल्टरनेटिव पाथवे क्या होता है, हम लोग उस बात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है हमारे पास कि एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देगा तो ज्यादा पार्टिकल्स के पास एनर्जी होगी अबव दैट एनर्जी, अबव दैट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इसका क्या है कि हमारे पास जब एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर देगा तो जो पार्टिकल्स जिसके पास एनर्जी पहले लेट्स से 8 ग्राम्स थी, पहले कुछ पार्टिकल्स थे जिनके पास एनर्जी कितनी थी बेटा? 8 जूल्स थी। तो पहले उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से कम थी एनर्जी, लेकिन अब वही पार्टिकल्स के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कितना खूबसूरती से इसने क्या करा कि जो पार्टिकल्स पहले एक्टिवेशन एनर्जी से कम थे, अब उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई एक्टिवेशन एनर्जी से, क्योंकि उसने एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर दी। तो इस वजह से अब ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड कर पाएंगे। तो ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो उससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ेगी और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि भाई कैटलिस्ट के अंदर तुम लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल का वर्ड लिख सकते हो, लेकिन तुम बाकी फैक्टर्स यानी सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट के अंदर लिखोगे। इसके अलावा तुम जो है ना वो किसी और फैक्टर के अंदर ये वर्ड नहीं लिखोगे, ठीक है। ये बात समझ आ जानी चाहिए हमें। तो ये बेटा हमारे पास 5 फैक्टर्स थे जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं। 2 हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करे थे, 3 हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट से रिलेटेड। बेटा कैटलिस्ट जो है ना, उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि कैटलिस्ट जो होता है ना हमारे पास, वो खुद रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं लेता। कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही समझाता हूँ। डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से मैंने ना ये वाला रिएक्शन था N2+3H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रहा था, मैंने इसके अंदर ना लेट्स से कोई कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इस रिएक्शन के अंदर ना कोई कैटलिस्ट डाल देता हूँ लेट्स से मैं। तो मैंने एक कैटलिस्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और मैंने कैटलिस्ट डाला लेट्स से 10 ग्राम्स, ठीक है। अब जब मैंने 10 ग्राम्स बेटा कैटलिस्ट डाल दिया ना, तो जब रिएक्शन होगा तो उसूलन तौर पे क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट होता है वो कंज्यूम हो जाता है ना। मतलब अगर मैं 10 ग्राम्स डालूंगा वो रिएक्ट होगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कैटलिस्ट एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है बेटा, जब रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करती है ना, यानी जब रिएक्शन के अंदर पार्ट लेती है, तो वो ऑल्दो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ाएगी, मतलब इनके फॉर्मेशन का जो रेट है वो बढ़ा देगी, यानी ये जो ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करेगी, लेकिन खुद जो ना वो अनचेंज्ड रहेगा। मतलब इसका ये कि जब मैं कैटलिस्ट को बाहर निकालूंगा, जब मेरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा और मैं कैटलिस्ट को आपसे अलग करूंगा, तो मुझे कैटलिस्ट एग्जैक्टली 10 ग्राम्स ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कैटलिस्ट मेरे पास रिएक्शन के अंदर अनचेंज्ड रहेगा। कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि कैटलिस्ट क्या करता है। अगर एग्जामिनर पूछे, भाई 2 सवाल आ सकते हैं। एग्जामिनर अगर पूछे कि भाई बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज करता है, तो तुम क्या बोलोगे? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेटिव पाथवे so that more particles have energy greater than that of activation energy, which is why frequency of effective and successful collision increases and hence rate of reaction increases. ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर तुम सिर्फ ये लिखोगे ना कि भाई कैटलिस्ट लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी और वो ऑल्टरनेटिव पाथवे क्रिएट करता है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है,
ठीक है। अच्छा, अब अगर एग्जामिनर पूछता है भाई, ज़्यादा P4 के अंदर होता है कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ एक कैटलिस्ट है कि नहीं, एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करी है कि नहीं करी। तो हम ये बोलते हैं कि भाई इसको तुम एक रिएक्शन के अंदर डालो और दो चीज़ें चेक करोगे, क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही, और दूसरी चीज़ कि भाई वो रिएक्शन के बाद क्या सेम अमाउंट के अंदर हमें मिल रही है, मतलब क्या वो अनचेंज्ड है रिएक्शन के बाद या नहीं है। तुम ये दो चीज़ें देख लो, अगर तुम्हारी कोई दो चीज़ें मिल रही है इसका मतलब क्या है कि भाई ये कैटलिस्ट है, वरना नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा कैटलिस्ट था। सो दीज वर द 5 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कैसे करते हैं, हम लोग उसके बारे में कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।